गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएस फर्स्ट ईयर के पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम एनसीएफ 2005 कर रहे थे, जिसमें आज हम एनसीएफ 2005 की आवश्यकता और महत्व को देखेंगे। इससे पहले हमने इसकी प्रमुख बातों को देख चुके हैं और इसके सिद्धांतों को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। एनसीएफ 2005 सिद्धांत हम कल वाले उसमें देखेंगे। तो एनसीएफ 2005 की आवश्यकता और महत्व को आज हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं वापस एनसीएफ 2005 को एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि इसके पहले के 2 वीडियो में हम वही सब कुछ कर चुके हैं। तो इसकी आवश्यकता और महत्व क्यों है? क्योंकि एक किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास के लिए शिक्षा के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है, यानी कि शिक्षा की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे नागरिकों का निर्माण करके समाज या राष्ट्र को सौंपे जो उसके विकास में पूर्ण भागीदारी निभा सके। तो ऐसे में, क्योंकि ऐसे में पाठ्यक्रम का जो है समाज की आवश्यकता मांग के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए और इसी दृष्टिकोण से एनसीएफ 2005 की आवश्यकता को महसूस किया गया और इसको देखा गया। तो सबसे पहला है नवीन तथ्यों का समावेश। चूंकि 1986 में शिक्षा की पाठ्यक्रम संरचना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रथम प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि तब से एक बात निरंतर रूप से शिक्षाविदों के दिमाग में स्थिर थी कि भाई पाठ्यक्रम का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो कि सभी नवीन तथ्य जो कि अनुसंधान के माध्यम से सामने आते हैं उनका इम्प्लीकेशन हो सके, अर्थात कि वो उनका जो है उन तथ्यों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत मतलब छात्रों तक पहुंचाया जाए, ताकि छात्र उसको सीख कर और जिस समय उनकी आवश्यकता है उनका उपयोग कर सके। तो 1986 के बाद से निरंतर रूप से इस क्षेत्र में प्रयास होते रहे। 86, 96 और फिर 2000 में पाठ्यक्रम संरचना को प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसमें भी क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इसीलिए चूंकि जब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रस्तावना सामने आई तो ये सभी शिक्षाविदों के दिमाग में इसको विकास को लेकर कुछ न कुछ चलता रहा और उसी के चलते विभिन्न अनुसंधान होते रहे और जो नवीन अनुसंधान होते रहे उन नवीन अनुसंधानों से जो तथ्य सामने निकल कर आए उन तथ्यों का समावेश होना अनिवार्य था, क्योंकि अनुसंधानों से जो हमको तथ्य प्राप्त हुए वो समाज की आकांक्षा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर या उनके अनुकूल वो प्राप्त हुए, तो उनकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक था। इसीलिए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया या एनसीएफ 2005 की आवश्यकता अनुभव की गई। उसके बाद में पाठ्यक्रम का विकास में निरंतर रूप से, क्योंकि पाठ्यक्रम के विकास में मतलब कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत विकास की समस्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक जगह स्थिर पाठ्यक्रम होता है तो जैसे कहा जाता है कि एक जगह स्थिर पानी समय के साथ में उसमें बदबू आने लगती है, वो सड़ने लगता है। वही बात है कि एक स्थिर प्रकार का पाठ्यक्रम समाज के लिए अनुपयोगी होता चला जाता है। इसीलिए विकास की समस्त संभावनाओं को उसमें सम्मिलित करते हुए और पाठ्यक्रम का आवश्यकता अनुभव की। उसके बाद में परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम, क्योंकि समाज में निरंतर रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, इसी परिवर्तन के चलते समाज की आवश्यकता और मांग में परिवर्तन होता रहता है और इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम में भी इसकी आवश्यकता को अनुभव किया गया कि जब परिवर्तन समाज की मांग या उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है तो पाठ्यक्रम का निर्माण उसी के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद में नवीन मूल्यों का के लिए नवीन मूल्यों के विकास के लिए, चूंकि भारत का एक मूल आधार है नैतिक मूल्य, नैतिक संस्कार या मूल्य। अब अगर इन्हीं मूल्यों का निरंतर रूप से ह्रास होता चला जा रहा है, क्योंकि वही बात है कि हमने कहा कि परिवर्तन आवश्यक है, तो परंपरागत या प्राचीन मूल्य विज्ञान और तकनीकी के युग में कहीं पर वो तालमेल नहीं खा रहे थे।
तो उसकी वजह से युवा पीढ़ी ने या नवीन पीढ़ी ने इनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसे में नैतिकता का तीव्र गति से ह्रास होने लगा। तो यहाँ पर नवीन मूल्यों की स्थापना पर पाठ्यक्रम पर बल दिया गया, यानी कि पाठ्यक्रम का विकास इस तरह से किया गया कि उसमें नवीन मूल्यों यानी कि परंपरागत मूल्यों को नवीनता प्रदान करते हुए पाठ्यक्रम में इस प्रकार से स्थान दिया जाए कि बालक उन मूल्यों को स्वीकार कर सके। उसके बाद है भाषाई समस्याओं का समाधान। क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो किस भाषा को महत्व प्रदान किया जाए, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप प्रदान किया जाए, इसको लेकर निरंतर रूप से विवाद चलते रहे हैं, जिसको कि 2000 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 में संशोधित समाधान करने का प्रयास किया गया। और उसी के आधार पर, क्योंकि भाषाई समस्याओं का समाधान होना बहुत अनिवार्य, अगर भाषाई समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम एकतापूर्ण जो पाठ्यक्रम की बात करते हैं उसकी जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है। फिर कक्षाकक्ष शिक्षण के लिए, कक्षाकक्ष शिक्षण के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण रूप से इसको आवश्यक माना गया कि किस प्रकार से कक्षा का वातावरण होगा, छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, शिक्षण के बता कि शिक्षण किस प्रकार से प्रभावपूर्ण हो सकेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 की आवश्यकता अनुभव की है। उसके बाद में छात्रों की संतुष्टि के लिए, छात्रों की संतुष्टि होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा है ही किसके लिए, छात्र के लिए। और यदि छात्र संतुष्ट नहीं है तो ये मान कर चलिए कि वो शिक्षा अनुकूल है, अर्थात छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं के अनुसार यदि जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो उस शिक्षा से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जो जिज्ञासा छात्र के मन में है और उस जिज्ञासा को जो शिक्षा के माध्यम से अगर शांत कर दिया जाता है या उसकी जिज्ञासा का उसको सही उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उसके प्रति वो संतुष्ट हो जाता है। अर्थात छात्रों की संतुष्टि के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता अनुभव की गई, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। उसके बाद में अभिभावक शिक्षकों की संतुष्टि के लिए, शिक्षक जब कक्षा कक्ष में खड़ा होकर शिक्षण कार्य करता है तो उसमें कोई नवीन विधि का उपयोग करता है, किसी तथ्य को लेकर बातचीत करता है, तो उसमें कई बार उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो किसी तथ्य के अर्थ और परिभाषा को तो समझता है, लेकिन उसके मूल भाव को उसके सामने अगर स्पष्ट नहीं है तो हो सकता है कि वो उसको, क्योंकि जब उसका मूल भाव उसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो वो केवल रटी हुई बात कुछ बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे में शिक्षक का संतुष्ट होना बहुत अनिवार्य है। तो पाठ्यक्रम संरचना का जब पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया गया उस समय शिक्षकों की भागीदारी पर बल दिया गया, जिससे कि शिक्षकों की संतुष्टि, जो उन्हें शिक्षण विधियों या शिक्षण प्रक्रिया में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसका स्पष्टीकरण वहाँ पर हो सकता है। इसीलिए शिक्षकों की संतुष्टि के लिए इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की। उसके बाद अभिभावकों की संतुष्टि के लिए कि अभिभावक क्या चाहते हैं, किस तरह की आकांक्षा उनकी है, उन्हीं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता अनुभव की। उसके बाद में शोध परिणामों का उपयोग, बहुत सारे, क्योंकि 2000 के बाद तो निरंतर रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान या शोध हो रहे हैं। अब उन शोध से जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन परिणामों को जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा, उन परिणामों के आधार पर शिक्षा में उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उनका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अगर वो सही है तो उनको आगे निरंतर रखा जा सकता है, अगर उनके परिणाम नहीं आते हैं, सही असंतोषजनक परिणाम आते हैं, तो उनके सुधार के लिए अवसर मिलता है। अर्थात जो परिणाम आते हैं उनके मूल्यांकन की दृष्टि से भी उनका पाठ्यक्रम का इनका उपयोग होना, क्योंकि परिणामों का अगर उपयोग नहीं हुआ तो फिर इन शोध का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। अर्थात इन शोध जो किए गए हैं, इनके जो परिणाम है, इनका विद्यालयों में उपयोग होना चाहिए। विद्यालय ही वो माध्यम है जहाँ पर के उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई। उसके बाद में शिक्षण विधियों के विकास के लिए नवीन शिक्षण, क्योंकि नवीन शोध हो रहे हैं, नवीन शोध में नवीन शिक्षण विधियों का आविष्कार हो रहा है, नवीन शिक्षण विधियाँ निकलकर सामने आ रही है, तो इनका कहाँ पर किस तरह से किस प्रकरण में उपयोग किया जा सकता है और प्रभावी उपयोग, यानी कि उनकी जांच करने का भी एक अवसर प्राप्त होता है। उसी के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता और उसका महत्व की दृष्टि से पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव
उसके बाद में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य क्या है इस चीज का स्पष्ट होना अनिवार्य, उसी के अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और इन्हीं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई। आशा करती हूँ कि आपको एनसीएफ 2005 की आवश्यकता और महत्व समझ में आए होंगे। तो आपको इस आधार पर प्रश्न को हल करना है कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।